आंसूमल, सिरूमलानी, हरपलानी, जिन्हें दुनिया आसाराम बापू के नाम से जानती थी। एक ऐसा नाम जिसके आगे देश के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री और मंत्री तक झुक जाया करते थे। एक ऐसा समय था जब भारत के लाखों घरों में भगवान की मूर्तियों के साथ साथ आसाराम बापू की तस्वीरें भी सजी होती थी। श्रद्धालुओं की भीड़ उनके भजनों पर झूमती थी, नाचती थी, लोगों की आस्था का केंद्र बन चुके थे आसाराम बापू। लेकिन 2013 में जून से अगस्त के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी आस्था की इमारत को हिला कर रख दिया। दिल्ली पुलिस के पास एक 16 वर्षीय लड़की के माता पिता पहुंचे। उनकी शिकायत सुनकर पुलिस वाले भी स्तब्ध रह गए। आरोप था कि खुद आसाराम बापू ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार किया है। लगभग 5 साल की लंबी जांच और कोर्ट की सुनवाई के बाद 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आसाराम बापू को एक नाबालिग के साथ बलात्कार का दोषी पाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक एफआईआर या एक फैसले तक सीमित नहीं है। क्या सच में प्रिया अकेली पीड़िता थी? जांच में सहयोग करने वाले गवाहों की रहस्यमयी हत्याओं का सच क्या है? पुलिस अधिकारियों को मिलने वाली जान से मारने की धमकियों की क्या कहानी है? और सबसे बड़ा सवाल, कैसे एक ऐसे बाबा का पर्दाफाश हुआ जिसकी पहुंच सत्ता के गलियारों तक थी? बड़े बड़े नेता उनके कदमों में रहते थे। कैसे एक बाबा को उम्र कैद की सजा मिली? आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे पूरी कहानी, हर उस पहलू के साथ जो अब तक अनकहा रह गया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीतम सिंह और आप देख रहे हैं लिपि गुरु। तारीख थी 19 अगस्त 2013। रात के ठीक 11:55 पर दिल्ली के कमला मार्केट थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई। एक ऐसी एफआईआर जो आने वाले समय में पूरे देश को हिला देने वाली थी। एक नाबालिग लड़की के माता पिता ने गंभीर आरोप लगाया। 4 दिन पहले यानी 15 अगस्त के दिन जोधपुर में स्थित मड़ई गांव की एक कुटिया में आसाराम बापू ने उनकी बेटी के साथ यौन उत्पीड़न किया। रात लगभग 1 बजे पीड़िता को लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां उसका मेडिकल परीक्षण हुआ और नाबालिग बच्ची का विस्तृत बयान दर्ज कर लिया गया। अगली सुबह सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी ने तुरंत जोधपुर वेस्ट के डीसीपी अजय लांबा को सूचित किया। चूंकि घटना स्थल जोधपुर में था, इसलिए आगे की जांच की जिम्मेदारी जोधपुर पुलिस पर आ गई। घटना को पहले ही 5 दिन बीत चुके थे। यह समय सबूतों के नष्ट होने के लिए काफी था। डीसीपी अजय लांबा ने 1 मिनट भी गंवाए बिना सूरसागर थाने के एसएचओ मदन बेनीवाल को आदेश दिया कि वे तत्काल मड़ई कुटिया को सील कर दें। यह जरूरी था ताकि मौजूद किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ न हो सके। मड़ई कुटिया नाम से तो एक साधारण आश्रम लगती थी, लेकिन वास्तव में यह किसी भव्य हवेली से कम नहीं थी। मड़ई गांव से थोड़ी दूर पर खेतों के बीच स्थित इस विशाल परिसर को पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया। अगले दिन दिल्ली पुलिस की एक विशेष टीम पीड़ित लड़की और उसके परिवार को लेकर जोधपुर रवाना हुई। पहुंचते ही पीड़िता को अजय लांबा के दफ्तर में ले जाया गया। डीसीपी अजय लांबा के निर्देश पर जोधपुर महिला थाने में एक नई एफआईआर तुरंत दर्ज की गई। इस केस की संवेदनशीलता को देखते हुए डीसीपी अजय लांबा ने एसीपी चंचल मिश्रा को मुख्य जांच अधिकारी नियुक्त किया। साथ ही अनुभवी एसएचओ मुक्ता पारीक को चंचल मिश्रा की सलाहकार के रूप में टीम में शामिल किया। पीड़िता का असली नाम गोपनीय रखने के लिए हम उसे प्रिया कहेंगे ताकि उसका ओरिजिनल नाम रिवील न हो। जब डीसीपी अजय लांबा ने प्रिया से घटना के बारे में पूछा तो वह बोल नहीं पा रही थी। उसकी झिझक और डर साफ दिख रहा था। इसलिए एसएचओ मुक्ता पारीक को एक अलग कमरे में प्रिया से बात करने के लिए कहा गया। डीसीपी अजय लांबा ने अपनी किताब में लिखा, इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा है, जब मुक्ता कमरे से बाहर आई तो उसकी आंखें लाल थी, आंसुओं से भरी हुई थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। कुछ पलों के बाद खुद को संभालते हुए एसएचओ मुक्ता ने कहा, सर रेप हुआ है, निश्चित रूप से। इसके बाद जो कहानी सामने आई उसने एक महान संत की छवि को पूरी तरह से तार तार कर दिया। एसएचओ मुक्ता के अनुसार प्रिया ने अपनी कहानी
कुछ इस तरह बयान की, मेरा घर शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में है। मेरे पिताजी का ट्रांसपोर्ट का व्यापार है। करीब 11 ट्रकों का बेड़ा है। हमारे पूरे परिवार में कई पीढ़ियों से आसाराम बापू के प्रति गहरी श्रद्धा है। मुझे और मेरे भाई को बापू के गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेज दिया गया था। वहाँ हम आश्रम के हॉस्टल में पढ़ते थे। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि यह गुरुकुल और हॉस्टल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। आगे की पूरी कहानी पीड़िता प्रिया के बयान पर आधारित है। 2 और 3 अगस्त 2013 इन 2 दिनों में प्रिया की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे तेज पेट दर्द और बेचैनी महसूस हो रही थी। हॉस्टल में साथ रहने वाली लड़कियों ने जब यह देखा तो उन्होंने तुरंत हॉस्टल वार्डन शिल्पी मैम को सूचित कर दिया। शिल्पी मैम ने प्रिया को देखा और उसे आराम करने की सलाह दी, लेकिन किसी डॉक्टर को दिखाने की बात नहीं की। अगले दिन भी प्रिया की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया, पर फिर भी उसे चिकित्सीय सहायता नहीं दी गई। 2 दिन बाद प्रिया को आश्रम के डायरेक्टर प्रकाश के पास ले जाया गया। प्रिया के मुताबिक डायरेक्टर प्रकाश की ऑफिस में एक और लड़की मौजूद थी। उस लड़की ने प्रिया को देखते ही कहा, इस पर किसी भूत प्रेत का साया है। डायरेक्टर प्रकाश ने भी प्रिया को देखकर कहा, हाँ, तुम पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है। तुम्हें मंत्रों का जाप करना चाहिए और पूजा पाठ में लगना चाहिए। पर अगले दिन जब प्रिया के पेट में फिर तेज दर्द उठा, तब भी उसे डॉक्टर के पास जाने के बजाय महामृत्युंजय मंत्र जपने के लिए कहा गया। अगले दिन हॉस्टल वार्डन शिल्पी खुद प्रिया के कमरे में आई और बोली, तुम्हारी समस्या आध्यात्मिक है। इसकी जानकारी बापूजी को दे दी गई है। तुम अपने भाई से कहो कि वे घर पर माता पिता को सूचित कर दे। प्रिया की बिगड़ती तबीयत की खबर सुनकर 8 अगस्त को उसके माता पिता आश्रम पहुंच गए, लेकिन उन्हें तुरंत प्रिया से मिलने नहीं दिया गया। अगले दिन वार्डन शिल्पी की उपस्थिति में ही प्रिया के माता पिता को उससे मिलने की अनुमति मिली। शिल्पी ने प्रिया के पेरेंट्स से कहा, आपकी बेटी पर अशुभ शक्तियों का प्रभाव है। उसकी सूचना हम बापूजी को दे चुके हैं। आपको बापूजी से मिलना होगा, चाहे वे कहीं भी हों। प्रिया के पिता पहले से ही आसाराम के निजी सहायक शिवा से परिचित थे। शिवा से फोन पर बात करने के बाद 12 अगस्त को प्रिया और उसके माता पिता आसाराम से मिलने दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लेकिन दिल्ली पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि बापू तो अब जोधपुर चले गए हैं। परिणाम स्वरूप 14 अगस्त को तीनों दिल्ली से जोधपुर पहुंच गए। वहां आसाराम के सेवकों ने उन्हें मड़ई कुटिया बुलवा लिया। मड़ई कुटिया में उस समय आसाराम 50 से 100 भक्तों के बीच सत्संग कर रहे थे। सत्संग समाप्त हो जाने के बाद आसाराम ने प्रिया और उसके परिवार को अपने पास बुलाया। प्रिया को देखते ही आसाराम बोले, हरिओम हरिओम, कहाँ से आ रहे हो? प्रिया के माता पिता ने विनम्रता से कहा, बापू हमें आपसे मिलने के लिए कहा गया था। आसाराम ने जवाब दिया, अच्छा तो तुम वही लड़की हो जिस पर भूत प्रेत का साया है। कोई बात नहीं, आओ हम इस राक्षस को भी भगा देंगे। यह कहते हुए आसाराम अपनी कुर्सी से उठे। उन्होंने तांबे के एक पात्र से अपनी हथेली में थोड़ा जल लिया, कुछ मंत्र गुनगुनाए और फिर वह जल प्रिया के चेहरे पर छिड़क दिया। साथ ही अपना हाथ प्रिया के सिर पर रख दिया। इसके बाद आसाराम ने प्रिया के परिवार से कहा, अभी तुम लोग जाकर विष्णु के कमरे में आराम कर लो। उसी रात करीब 10 बजे आसाराम ने प्रिया को फिर से गार्डन में बुलवाया। प्रिया के अनुसार आसाराम ने उससे कहा, तुम्हें यहीं रहना होगा, 11 दिनों तक धार्मिक अनुष्ठान करना होगा। तुम्हारे माता पिता घर वापस जा सकते हैं। जब तुम्हारा उपचार पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हें वापस गुरुकुल भेज दूंगा। प्रिया आगे बताती है, इसके बाद हम विष्णु देवड़ा के घर की पहली मंजिल पर ठहर गए। अगले दिन बापू सत्संग के लिए देर से आए। हम अन्य श्रद्धालुओं के साथ जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसाराम ने हमें फिर से बुलवाया। उस समय रात के लगभग 10 बज रहे थे। जब हम कुटिया में पहुंचे तो बापू गार्डन में कुर्सी पर बैठे थे। वे हमें बता रहे थे कि अनुष्ठान कैसे संपन्न होगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने प्रिया के माता पिता को आश्रम के मुख्य गेट पर जाने के लिए कहा, जो कुटिया से लगभग
500 गज दूर था। उन्हें वहां जाकर मंत्रों का उच्चारण करना था। इसके बाद आसाराम ने अपने रसोइये को तीनों के लिए दूध लाने के लिए कहा। दूध देने के बाद उसी रसोइये ने प्रिया से कहा कि वह आसाराम के कमरे के पीछे वाली सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाए। इस तरह प्रिया के माता पिता अलग अलग दिशाओं में चले गए, माँ गार्डन में और पिता मुख्य गेट की ओर। कुछ ही मिनटों में आसाराम ने अपने कमरे का पिछला दरवाजा खोल दिया और प्रिया को अंदर आने के लिए कहा। प्रिया डर गई, लेकिन वह लाखों अन्य श्रद्धालुओं की तरह आसाराम को एक पवित्र संत मानती थी। आसाराम अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। उन्होंने प्रिया को पास बैठने के लिए कहा और उसकी बाहों को सहलाने लगे। फिर अचानक आसाराम ने नाबालिग लड़की के माथे को चूमा और अपने वस्त्र उतारने शुरू कर दिए। प्रिया के अनुसार उसके मन में कई आशंकाएं थी। अगर मैं विरोध करूंगी तो क्या मेरे माता पिता मुझे ही डांटेंगे कि मैंने गुरु की आज्ञा नहीं मानी। दूसरी बात, प्रिया अभी भी विश्वास करती थी कि आसाराम उसके गुरु हैं, एक पवित्र आत्मा है। उनकी बात न मानने का मतलब होता गुरु का क्रोध। इसके अलावा प्रिया के मन में यह भी आया, शायद भूत प्रेत को भगाने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना न प्रिया ने की थी न उसके माता पिता ने, जो बाहर मंत्र जप रहे थे और सोच रहे थे कि अंदर उसकी बेटी का उपचार हो रहा है। परंतु उस कमरे के अंदर आसाराम उस नाबालिग लड़की के साथ जो कर रहे थे वह इतना घिनौना और संवेदनशील है, उसे शब्दों में बयान करना भी शर्मनाक है। कौन सोच सकता था कि एक महान संत, एक आध्यात्मिक गुरु की छवि वाला व्यक्ति एक नाबालिग बच्ची के साथ इतना नीच काम कर सकता है। लगभग 1.5 घंटे तक आसाराम ने प्रिया का शोषण किया। एसएचओ मुक्ता के अनुसार प्रिया ने बताया कि इसके बाद आसाराम ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और बहुत बेचैनी से प्रिया को देखने लगे, जैसे वे चाहते हों कि प्रिया जल्दी से कमरे से बाहर चली जाए। कमरे से निकलने से पहले आसाराम प्रिया को धमकाया, अगर तुमने बाहर किसी को भी यह बात बताई तो मैं तुम्हारे भाई और तुम्हारे माता पिता की हत्या करवा दूंगा। डर और सदमे में प्रिया कमरे से बाहर निकली। बाहर गार्डन में उसकी माँ अभी भी मंत्र उच्चारण कर रही थी। प्रिया के अनुसार जब उसकी माँ ने पूछा अनुष्ठान कैसा रहा तो वह कुछ भी नहीं बोल सकी। वह बस चुपचाप मुख्य गेट की ओर चली गई और विष्णु के घर की पहली मंजिल पर पहुंच गई जहां वे ठहरे हुए थे। अगली सुबह प्रिया और उसका परिवार शाहजहांपुर के लिए रवाना हो गया। प्रिया के माता पिता को अभी भी लग रहा था कि उनकी बेटी पर किसी अशुभ शक्ति का प्रभाव है, इसलिए वह इतनी चुप और उदास है। उन्होंने सोचा कि बार बार पूछकर उसे परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रिया के अंदर तूफान मचा हुआ था। वह सोच रही थी, मैं अपने माता पिता को कैसे बताऊं कि जिसे वे भगवान मानते हैं उसी ने मेरे साथ यह घिनौना काम किया है। घर पहुंचकर प्रिया ने खाना नहीं खाया और सीधे अपने कमरे में जाकर लेट गई। अंततः उसने निर्णय लिया कि वह अपनी माँ को सब कुछ बता देगी। आसाराम ने इलाज के नाम पर उसके साथ जो किया है वह सब बता देगी। जब प्रिया की माँ कमरे में आई और प्यार से अपनी बेटी के बालों को सहलाने लगी, पूछने लगी कि क्या हुआ है, तब प्रिया का धैर्य टूट गया। प्रिया ने रोते हुए कहा, माँ आसाराम बापू वैसे भगवान नहीं हैं जैसा आप सोचती हैं। और फिर रोते रोते प्रिया ने पूरी घटना बता दी। प्रिया की माँ भी रोने लगी और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। दोनों माँ बेटी देर तक रोती रहीं। जब प्रिया के पिता को यह सब पता चला कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है तो वो पूरी तरह टूट गए। उनका वर्षों का विश्वास चकनाचूर हो गया। उन्हें लगा जैसे कि किसी ने उनके साथ विश्वासघात किया हो। जिस आसाराम के लिए उन्होंने कर्ज लेकर शाहजहांपुर में एक छोटा सा आश्रम बनवाया था, उसी आसाराम ने उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा अपराध किया था। आसाराम के इस विश्वासघात के बाद प्रिया के पिता ने तय किया कि वे दिल्ली जाएंगे और एक बार फिर आश्रम में आसाराम से मिलने की कोशिश करेंगे। वे उससे पूछना चाहते थे कि आखिर उसने उनकी बेटी और उनके परिवार के साथ ऐसा धोखा क्यों किया। 19 अगस्त को प्रिया और उसके माता पिता दिल्ली पहुंच गए, जहां आसाराम का प्रवचन होने वाला था। लेकिन आसाराम के लोगों ने प्रिया के पिता को आसाराम से मिलने नहीं दिया। बाद में जांच में यह भी सामने आया कि खुद आसाराम ने ही अपने सेवकों को निर्देश दिया था कि
प्रिया और उसके पिता को उनसे दूर रखा जाए। जब आसाराम से मिलने के सभी प्रयास विफल हो गए तो प्रिया के पिता ने अंतिम निर्णय लिया, वे पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे। प्रिया के पिता अपनी बेटी को लेकर नजदीकी कमला मार्केट पुलिस स्टेशन पहुंच गए। जब पुलिस को पता चला कि यह आरोप किसी साधारण व्यक्ति पर नहीं बल्कि खुद आसाराम बापू पर है तो वे हैरान रह गए। उन दिनों दिल्ली के निर्भया कांड के बाद का माहौल था, पूरा देश सड़कों पर उतर आया था। खासकर दिल्ली में बड़े बड़े आंदोलन हुए थे, इसलिए दिल्ली पुलिस यौन अपराधों के मामलों में बेहद संवेदनशील थी। परिणाम स्वरूप दिल्ली पुलिस ने बिना किसी देरी के आसाराम के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली। तुरंत बाद रात करीब 1 बजे पुलिस प्रिया को LNJP हॉस्पिटल ले गई, जहां उसका मेडिकल परीक्षण किया गया। दिल्ली पुलिस ने प्रिया के माता पिता को सुबह तक थाने में रुकने के लिए कहा ताकि अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के बयान आधिकारिक रूप से दर्ज कराए जा सकें। इसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम प्रिया को जोधपुर ले गई, जहां यह घटना हुई थी। आसाराम के समर्थकों द्वारा जांच को भ्रमित करने के लिए अक्सर यह सवाल उठाया जाता है, आखिर पीड़िता को FIR दर्ज कराने में 5 दिन क्यों लगे और जोधपुर की घटना की FIR दिल्ली में दर्ज क्यों की गई। इन दोनों सवालों के जवाब ऊपर बताई गई कहानी में स्पष्ट है। प्रिया एक नाबालिग लड़की थी जो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ है। उसे धमकी दी गई थी। उसके माता पिता को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे वे भगवान मानते हैं वह ऐसा कर सकता है। SHO मुक्ता द्वारा बताई गई पूरी कहानी के बाद जोधपुर महिला थाने ने पोक्सो एक्ट के तहत आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। कानून के अनुसार अगर 18 वर्ष से कम उम्र की किसी भी लड़की के साथ यौन अपराध हुआ है तो वह पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज होता है। पोक्सो एक्ट में 2012 में हुए संशोधन के बाद रेप की परिभाषा को बहुत व्यापक कर दिया गया। अब रेप केवल तभी नहीं माना जाता जब आरोपी ने पेनिट्रेशन किया हो, बल्कि अगर जबरदस्ती या बिना सहमति के डिजिटल सेक्स या ओरल सेक्स भी किया गया है तो वह भी रेप की श्रेणी में आता है। आसाराम के मामले में पेनिट्रेशन नहीं था, लेकिन डिजिटल रेप और ओरल सेक्स के कारण आसाराम पर बलात्कार का मामला दर्ज हुआ। क्योंकि आगे इस केस में इन तकनीकी चीजों पर विस्तार से चर्चा हुई है और बहस हुई है, इसलिए इसकी परिभाषा समझ लेना जरूरी है। डिजिटल रेप, जब कोई अपराधी किसी बच्ची, लड़की या महिला के प्राइवेट पार्ट्स का अंगुलियों और अंगूठे से शोषण करता है तो उसे डिजिटल रेप कहा जाता है। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार उंगली, अंगूठा, पैर की अंगुलियां, इन शरीर के अंगों को डिजिटल कहा जाता है, इसलिए इनके जरिए किए गए यौन शोषण को डिजिटल रेप कहा जाता है। पॉक्सो एक्ट में डिजिटल रेप भी रेप ही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आरोपी पेनिट्रेशन कर पाया या नहीं। भारत के कानून के अनुसार डिजिटल रेप के मामले में आरोपी को कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है। कुछ गंभीर मामलों में यह सजा 10 साल तक हो सकती है और अगर डिजिटल रेप के साथ साथ अन्य धाराएं भी लगी हुई हैं तो ऐसे मामलों में आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। आसाराम को अधिकतम सजा यानी आजीवन कारावास इसलिए मिली है क्योंकि उन पर डिजिटल रेप और ओरल सेक्स के अलावा लड़की को नियंत्रित करने में हत्या की धमकी देने और एक षड्यंत्र रचने के आरोप भी सिद्ध हुए थे। प्रथम दृष्टि में ही यह स्पष्ट था कि पीड़िता के साथ आसाराम ने अपराध किया है, लेकिन अदालत में इसे साबित करने के लिए ठोस सबूत चाहिए थे। इसलिए आसाराम केस की जांच करने के लिए जोधपुर वेस्ट के DCP अजय लांबा ने सबसे पहले एक कोर टीम बनाई। इस टीम में 4 सदस्य थे। ACP चंचल मिश्रा, एडिशनल DCP सतीश चंद्र जांगीड़, सब इंस्पेक्टर मुक्ता पारिक, सब इंस्पेक्टर मदन बेनीवाल। ACP चंचल मिश्रा को अब आसाराम मामले में आधिकारिक जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। चूंकि चंचल मिश्रा अभी सर्विस में नहीं थी, इसलिए उनकी सहायता के लिए सब इंस्पेक्टर मुक्ता पारिक को गाइड और सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। मुक्ता पारिक जोधपुर महिला थाने की SHO भी थी। आसाराम के खिलाफ एक नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले की खबर तेजी से पूरे देश में फैल गई। यह एक सनसनी खबर बन गई थी। अब भी आज की तारीख में भी
शीलवान है, निर्दोष है, वो कोई पीड़िता नहीं, किसी की ताकत नहीं कि मेरी ऐसी पवित्र शिक्षा को पीड़िता बना। सबसे पहले आसाराम के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर LOC जारी कर दिया गया ताकि आसाराम देश छोड़कर भाग न सकें। अब बारी थी आसाराम को गिरफ्तार करने की, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। एक तो इस मामले पर पूरी मीडिया की नजर थी। जोधपुर पुलिस नहीं चाहती थी कि मीडिया में यह छवि बने कि पुलिस एक निर्दोष बाबा को परेशान कर रही है। दूसरा, आसाराम की गिरफ्तारी का मतलब था पूरे देश में हंगामा मचना। आसाराम के लाखों भक्त थे। आसाराम के लाखों भक्तों के बीच उन्हें गिरफ्तार करना न केवल मुश्किल, लगभग नामुमकिन था। इसका परिणाम एक बड़ी हिंसा भी हो सकती थी। इसके साथ ही जोधपुर पुलिस को ऐसे सबूत भी इकट्ठा करने थे जिससे आसाराम की गिरफ्तारी को न्याय उचित और आवश्यक ठहराया जा सके। अन्यथा आसाराम को आसानी से कोर्ट से जमानत मिल जाती और पीड़िता आधा केस वहीं हार जाती। इसलिए जोधपुर पुलिस को बेहद सावधानी से काम करना था। छिंदवाड़ा आश्रम की जांच। सबसे पहले SHO मुक्ता पारिक और उनके पति सब इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश को आसाराम के छिंदवाड़ा आश्रम भेजा गया, जहां प्रिया और उसका भाई गुरुकुल में पढ़ते थे। SHO मुक्ता पारिक और सब इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश दोनों बिल्कुल सादे कपड़ों में छिंदवाड़ा आश्रम गए ताकि वे पूरी तरह भक्तों जैसे लगें और किसी को पता न चले कि वे पुलिस हैं। मुक्ता पारिक और सत्य प्रकाश का काम प्रिया के हॉस्टल जाकर यह पता लगाना था कि क्या यह एक षड्यंत्र था। हॉस्टल वार्डन शिल्पी प्रिया को डॉक्टर को दिखाने के बजाय आसाराम के पास क्यों भेजना चाहती थी। आश्रम में एक दिन रहने के बाद मुक्ता पारिक और सत्य प्रकाश को पता चला कि कई अन्य लड़कियां भी थी जो बीच पढ़ाई में ही गुरुकुल छोड़कर चली गई थी। कई तो पेपर की तैयारी और फाइनल ईयर में भी गुरुकुल छोड़ गई। जब SHO मुक्ता ने उन लड़कियों के संबंधित पुलिस थाने से फोन करके लड़कियों के बारे में पूछना चाहा तो उन्हें पता चला कि लड़कियों के माता पिता बात ही नहीं करना चाहते थे। यह एक चिंताजनक संदेश था। इंदौर आश्रम का मिशन। सब इंस्पेक्टर भंवर सिंह के नेतृत्व में एक टीम इंदौर भेजी गई, जहां के आश्रम में उस समय आसाराम रह रहे थे। भंवर सिंह को भक्तों के भेष में इंदौर आश्रम इसलिए भेजा गया ताकि वह आसाराम की गिरफ्तारी के लिए एक ग्राउंड वर्क करके आए। कैसे आसाराम को गिरफ्तार किया जाएगा और कितना खतरा रहेगा। भंवर सिंह को आसाराम को जोधपुर पुलिस के सामने हाजिर होने का नोटिस देने का भी काम दिया गया था। DCP अजय लांबा अपनी किताब में लिखते हैं कि इसी दौरान उन्हें पता चला कि यह सच है कि दिल्ली में आसाराम के कहने पर ही पीड़िता के पिता को मिलने नहीं दिया गया था। यह आदेश खुद आसाराम ने दिए थे, पीड़िता के पिता को उनसे मिलने ना दिया जाए। 15 तारीख को हुई इस घटना के बाद से पीड़िता और उसका परिवार न्याय के लिए इधर उधर भटकता रहा। वहीं जोधपुर में जांच शुरू होने तक आसाराम देश के अलग अलग इलाकों में जाकर प्रवचन दे रहे थे। इधर आसाराम की PR टीम द्वारा मामले को घुमाने जाने वाले बयान दिए जाने लगे। उन्हें मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज बनाकर चलाया जाता था। पहला बयान, घटना वाले दिन यानी 15 अगस्त को बापू जोधपुर में थे ही नहीं। जोधपुर पुलिस का जवाब, हमारे पास पर्याप्त सबूत है कि आसाराम 15 अगस्त को जोधपुर के मड़ई आश्रम में मौजूद थे। आसाराम के PR टीम द्वारा दूसरा बयान, हाँ बापू जोधपुर में थे, मगर वे कभी पीड़िता और उसके परिवार से नहीं मिले। जोधपुर पुलिस का जवाब, हमारे पास सबूत है कि आसाराम की पीड़िता और पीड़ित के परिवार से मुलाकात हुई है। आसाराम के PR द्वारा तीसरा बयान, हाँ बापू लड़की से मिले थे लेकिन परिवार की उपस्थिति में मिले थे। जोधपुर पुलिस का जवाब, इस बात के भी सबूत हैं कि आसाराम लड़की से अकेले मिले थे। जैसे जैसे आसाराम की जल्द गिरफ्तारी की खबरें आने लगी, वैसे वैसे देश भर में आसाराम के भक्तों द्वारा रैलियां निकाली जाने लगी। कई जगह ये हिंसक प्रदर्शन बन गए। सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। DCP अजय लांबा अपनी किताब में लिखते हैं कि जांच के दौरान पता चला कि लड़की पूरी तरह निर्दोष है और निष्कलंक थी। वहीं आसाराम के बारे में पता चला कि उन्हें एक तरह की सेक्स की लत थी और हर रात उन
उनके द्वारा एक नई लड़की की मांग की जाती थी। आश्रम से जुड़े लोगों ने यह भी बताया कि आसाराम के लिए आश्रम से लड़कियां भेजने के काम में मैनेजमेंट भी शामिल था, खासकर हॉस्टल वार्डन शिल्पी और आश्रम के डायरेक्टर प्रकाश। अधिकतर ये लड़कियां गरीब परिवारों से होती थी, लेकिन जो लोग पुलिस को बयान दे रहे थे वे रिकॉर्ड पर आने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे उनकी जान खतरे में आ सकती थी। लेकिन अब आसाराम की गिरफ्तारी के लिए जोधपुर पुलिस ने कई सबूत जुटा लिए थे। मेडिकल रिपोर्ट। नाबालिग लड़की की मेडिकल रिपोर्ट से यह तय हो गया था कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। मौजूदगी के सबूत। आसाराम और पीड़ित एक कमरे में मौजूद थे। इसके भी सबूत मिले, वह भी देर रात में। पॉक्सो एक्ट। इस कानून में पीड़िता के बयान को तब तक सही माना जाता है जब तक कि आरोपी पक्ष उसे झूठा साबित न कर दे, जबकि अन्य मामलों में आरोपी को अपराधी साबित करने की जिम्मेदारी आरोप लगाने वाले पक्ष की होती है। मोबाइल फॉरेंसिक रिकॉर्ड्स। कॉल रिकॉर्ड भी इस आरोप को सपोर्ट करते थे कि आसाराम और उसके सहयोगी आरोपियों द्वारा पीड़िता को जाल में फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा गया था। इस तरह पुलिस के पास आसाराम को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत इकट्ठा हो चुके थे। अंततः डीसीपी अजय लांबा ने सब इंस्पेक्टर भंवर सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम इंदौर आश्रम में भेज दी। उनका काम था आसाराम को नोटिस देना कि वे जोधपुर पुलिस की जांच में भाग लेने के लिए आए, लेकिन आसाराम की गिरफ्तारी तो अभी बहुत दूर थी। उन्हें नोटिस देने में ही जोधपुर पुलिस के पसीने छूट गए। आश्रम के बाहर मौजूद आसाराम के समर्थकों की विशाल भीड़ ने पुलिस टीम को आश्रम में घुसने भी नहीं दिया। डीसीपी अजय लांबा अपनी किताब में लिखते हैं, मुझे यह भी बताया गया कि उस समय मध्य प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके प्रदेश अध्यक्ष और एमएलए के नेतृत्व में आसाराम के समर्थन में जुलूस निकाल रहे थे। वे आरोप लगा रहे थे कि पीड़िता द्वारा आसाराम बापू को फर्जी केस में फंसाया जा रहा है, एक षड्यंत्र के तहत धर्मगुरु को बदनाम किया जा रहा है। उस समय केंद्र में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा सरकार थी, वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार थी। करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद आखिर जोधपुर पुलिस इंदौर आश्रम में घुस सकी। आसाराम ने जोधपुर पुलिस से वादा किया कि वे 29 अगस्त को जांच में सहयोग देने के लिए जोधपुर पहुंच जाएंगे। जोधपुर पुलिस और इंदौर पुलिस ने आसाराम के जोधपुर आने की योजना को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था करनी शुरू कर दी, लेकिन 29 अगस्त के दिन आसाराम नहीं आते। उनका कुछ पता नहीं चलता कि वे कहां गायब हो गए। जोधपुर पहुंचने के बजाय आसाराम फरार हो जाते हैं। जोधपुर पुलिस द्वारा आसाराम के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया जाता है। इसके बाद शुरू होती है आसाराम को ढूंढने की खोज। तो दोस्तों, आसाराम बापू केस सीरीज का यह पहला एपिसोड यहीं समाप्त होता है। दूसरे एपिसोड में हम विस्तार से जानेंगे आसाराम की गिरफ्तारी का ड्रामा। आसाराम ने जोधपुर पुलिस को चकमा देने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए, किस तरह एक गुप्त और खतरनाक मिशन के द्वारा जोधपुर पुलिस ने आखिरकार आसाराम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के समय क्या हुआ और पुलिस को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कितने गवाहों की रहस्यमयी परिस्थिति में हत्याएं हुई, किस तरह गवाहों को डराया धमकाया गया, आसाराम के खिलाफ कैसे सबूत जुटाए गए और उन्हें सुरक्षित रखा गया, पुलिस अधिकारियों और उनके परिवार को किस तरह की धमकियां मिली, डीसीपी अजय लांबा, एसीपी चंचल मिश्रा और उनकी टीम ने किन खतरों का सामना किया, क्या सच में पुलिस अधिकारियों पर हमला हुए, राजनीतिक दबाव और षड्यंत्र। जब राजस्थान में गहलोत सरकार गई और नई सरकार आई तो क्या बदलाव हुए, क्या सच में कुछ नेताओं ने आसाराम को बचाने की कोशिश की, किन किन राजनीतिक दलों के नेता आसाराम के समर्थन में खड़े हुए, किस तरह 2013 से चले इस मुकदमे में 5 साल बाद 2018 में फैसला आया, आजीवन कारावास की सजा क्यों सुनाई गई, जज ने इतना कड़ा फैसला क्यों लिया, हॉस्टल वार्डन शिल्पी और डायरेक्टर प्रकाश का क्या हुआ, क्या आसाराम द्वारा अन्य लड़कियों के साथ भी दुष्कर्म किया गया था, क्या अन्य पीड़ित परिवार भी आसाराम के खिलाफ बाहर आए, सूरत केस की क्या कहानी है, आश्रम में किस तरह लड़कियों को चुना जाता था, कैसे एक पूरा नेटवर्क इस अपराध में शामिल था, किन किन लोगों को सजा मिली, इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें
और लोगों तक शेयर करें। ऐसे घिनौने बाबा की कहानी को लोगों तक जरूर पहुंचाएं कि कैसे ये समाज को ठगते हैं और कैसे लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, कैसे लोगों को चूतिया बनाते हैं। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।